अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत में हो कमेज़बान सुल्तान शाह। सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा को सरकार मदीना आलम दो जहाँ ख़ातिमुन अंबिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत बहुत बहुत मुबारक हो। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पर। आज दो अहम दिन हैं। एक जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, दूसरा 6 सितंबर है। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख़ का वो दिन है जिसको ता क़यामत याद रखा जाएगा। ये वो दिन है जहाँ पर हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने ना सिर्फ बल्कि पूरी कौम ने मिल के दुश्मन के दांत खट्टे किए थे, अपने मुल्क का दिफा किया था, अपनी सरहदों का दिफा किया था, अपनी जानों के नजराने दिए गए थे। माओं बहनों बेटियों ने सब ने मिलकर इस पाक वतन के लिए अपनी जानों के नजराने दिए ताकि दुश्मन एक मरतबा फिर हमला आवर हुआ था। एक दास्तान 1965 की है और एक दास्तान 2025 की है। 1965 की दास्तानें हम मुसलसल सुनते आए, आप मैं मुसलसल हम इसको बयान भी करते हैं। अब एक नई दास्तान भी रकम हुई है 2025 की, इस पे भी बात करेंगे। दुश्मन यानी इससे वाज़े होता है कि पाकिस्तान का दुश्मन 1947 से जब हमने आज़ादी में की फ़िज़ा में सांस लेना शुरू किया और आपको रात को 12 बजे जब रेडियो पाकिस्तान से ऐलान हुआ था कि ये रेडियो पाकिस्तान है, उसके बाद से ही मुसलसल ये कोशिशें जारी रहीं कि पाकिस्तान पर किसी न किसी तरीके से हमला आवर हुआ जाए, पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान को किसी मुआशी तरीके से कमज़ोर किया जाए। और अभी हालिया जो सैलाब का सूरत हाल है उस पर भी बहुत से नुकसान हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और ख़ास तौर पे अपना नजराना अकीदत, नजराना सलाम पेश करेंगे उन लोगों को जो मुसलसल पाकिस्तान की खातिर, इस वतन मिट्टी की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। अपने गेस्ट का तारुफ कराता चलूँ तो मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। 1965 की वॉर के वेटरन भी हैं। इनसे 1965 की गुफ्तगू भी करेंगे और इन्हीं की एक्सपर्टीज़ देते हुए जो हालिया 2025 के तनाज़ात हुए, जो जंगी सूरत हाल पैदा हुई, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इनके साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान फ़ानी साहब मौजूद हैं, एनालिस्ट है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जबकि इनके साथ मौजूद हैं नईम मसूद साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। नईम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अगर आप लोग की इजाज़त हो तो ब्रिगेड साहब से आगाज़ करें, क्योंकि 6 सितंबर 1965 और ब्रिगेड साहब कौम को मुसलसल हम ये बताते रहे, किताबों के ज़रिए, मुतालिया पाकिस्तान के ज़रिए, फिर टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न के ज़रिए भी लोगों को आगाही देते रहे। ज़रा 1965 पे आप हमें लेके तो जाएं ज़रा वापस। 1965 का जज्बा क्या था, माहौल क्या था? दरमियान में से बात पकड़ने वाली बात कुछ बन रही है। मैं थोड़ा सा इब्तदाई तौर पे तसव्वुर करता हूँ कि आपने मुझसे सवाल किया था कि हमारे भारत के साथ लड़ाई झगड़ा किस चीज़ का है। अच्छा ठीक है। मैंने तसव्वुर कर लिया है आपकी तरफ से सवाल। कल एक इंडिया के जर्नल हैं कमलजीत सिंह साहब जी, उनका भरपूर वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डील करने का एक ही तरीका है कि गर्मियों के मौसम में उनको प्यासा मारो जी, और जिस तरह जब फसल खड़ी हो जाए हाँ तो पानी छोड़ो, फ्लड का सीजन होए तो उनको फिर डुबो के मारो। जी हाँ। तो अब वो जो हमारे दानश्वर हैं जो कहते हैं जी इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, और हमारे जैसे जो सादा लोग हैं जो कहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो नहीं सकते जब तक वो अपनी नीयत को ठीक ना करे। एब्सोल्युटली। तो इस चीज़ को जब पस मंज़र में रखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इंडिया के साथ हमारी ऑन गोइंग एक जंग है। एक मसला भी हल नहीं होता तो इंडिया एक नया तनाज़ा ख़त्म शुरू कर देता है। ये रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पहला तनाज़ा भी ख़त्म नहीं होता तो एक नया तनाज़ा शुरू हो जाता है। सर क्रीक से शुरू करें, आगे चलते जाएँ। तो सन 65 में उससे पहले क्या हो चुका था? उससे पहले आपने सहरा के बीच में एक जंग लड़ी थी अप्रैल के महीने में 1965 में, और उसमें हमारे शेरदिल जवानों ने पहली बार भारत के दांत खट्टे किए और दुश्मन के मोर्चों को रौंदा। तो उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब हम अपनी मर्जी का जो महाज है वो चुनेंगे। ये रिकॉर्ड पर चीज़ें हैं। जी बिल्कुल है। और ये बात थी 9 अप्रैल तक ख़त्म हुई। तब हमारे पासिंग आउट होने वाली थी, पीएमए से 2.5 साल पूरे करके हम
10 अप्रैल को 18 अप्रैल को हम वहाँ से पास आउट हुए, ये उससे 9 दिन पहले की बात है। तो हकीकत जानिए कि जब 9 अप्रैल को ये हमें पता चला कि भारत के साथ जंग छिड़ी है, तो पीएमए के सारे डिसिप्लिन को छोड़ते हुए तरफा नज़रअंदाज करते हुए हमने कालीन के ऊपर कालाबाजियाँ लगाई और खुशी मनाई कि अब हमें दुश्मन का मुकाबला करने का मौका मिलेगा। यानी पीएमए की सिचुएशन ये थी। जी हाँ, क्योंकि जो हमारे इमीडिएट सीनियर पास आउट हुए थे, राजा नादर परवेज थे और उनकी सीनियरिटी के लोग, उनके बहादुरी के कारनामे हमने पढ़े। तो हमने कहा कि ये हम किसी से कम तो नहीं है, जब हम जाएंगे इंशाल्लाह हम भी यही कुछ करेंगे। अब आ जाते हैं हम सन 65 की जंग का सवाल जो आपने किया था। 6 सितंबर को भारत पाकिस्तान में लाहौर के ऊपर हमला हुआ। और जिम खाना आना था ना सर, के चाय नहीं, वो ज़रा की बात है। लाहौर पे हमलावर हुआ और 7 और 8 सितंबर की रात को सियालकोट पे हमला हुआ। जी हाँ, मैं उस वक्त सियालकोट में था। अच्छा, आप सियालकोट पोस्टेड थे? कैप्टन याफ्ता लेफ्टिनेंट था उस वक्त जब जंग शुरू हुई। तो जंग के दौरान में ही कैप्टन प्रमोट हो गया। और सियालकोट में जब मैंने वो जो वक्फा दिया कि 6 सितंबर को उधर और 7-8 सितंबर की रात को इधर, तो जो माहिरीन है उनका ख्याल है कि असल हमला सियालकोट पे था। डिसेप्शन की खातर पहले लाहौर पे किया गया ताकि हमारे रिजर्व दस्ते हैं लाहौर को बचाने की खातर उधर आ जाएं, सियालकोट में खला पैदा हो जाए और वहाँ से दुश्मन हमलावर हो, बिल्कुल ठीक, और वजीराबाद के मकाम पे जाकर जीटी रोड को काट दे और इधर शाहज़ारा के पास जीटी रोड को काट दे। कागज़ के ऊपर, यानी लैंड लॉक कर लिया जाए आपको। कागज़ के ऊपर ये इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई ख़तरनाक मंसूबा था। ये उनकी फ़ौजी महारत में कोई आपको शक नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा मंसूबा था। लेकिन जिस चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था वो हमारे जवानों की जज्बा ईमानी, जज्बा शहादत और वो हौसला जिसके साथ वो उसका मुकाबला करना चाहते थे। और इब्तदाई 1000-1500 गज़ के बाद बाकी हर जगह पे हमने दुश्मन को रोक दिया। आप लेफ्टिनेंट थे उस वक्त? जी। जो नया लेफ्टिनेंट निकलता है पीएमए ऐसे पास आउट होके, उस दौर में जंग के बाद सिचुएशन ये थी कि पहले आपकी कोशिश होती थी कि हार्ड एरिया ना मिले, आपको तो हार्ड एरिया का वॉर एरिया मिल गया। जी दुरुस्त। तो घर वाले, बाकी लोग सब, कोई ना कोई तो परेशान होगा ना। वालदा ने कहा होगा कुछ कि तुम किधर जा रहे हो, क्यों चले गए फौज में? उन्होंने अपनी दुआओं के साथ हमें रुखसत किया था और कहा बेटा कामरान होके वापस आना। ये हकीकत है। मेरे साथ कराची के एक मेरे कोर्समेट थे, वो भी साथ थे, वो मेरे साथ गए। मैंने कहा मैं आपकी अम्मी को मिल लूँ, सवेरे तो हमने जाना सियालकोट पहुँचना है, तो रात को तो सफ़र नहीं हो सकता था, बस बिल्कुल जमघटा था, बंद हुआ बस। वो वहाँ से वो क्या कहते हैं, आज खाला जान को मिल के ईमान ताज़ा हो गया। ये फैक्ट, ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ। तो सियालकोट में जब हम पहुँचे तो मेरी यूनिट ऑलरेडी डिप्लॉयड थी। मेरा ताल्लुक तोपखाने से है और 4 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी, उस वक्त वो 4 फील्ड थी, अब 4 मीडियम है। उसमें मेरी पोस्टिंग हुई और गन पोजीशन ऑफिसर था। 6 गन्स जो हैं वो मेरे कमांड में थी। बिल्कुल ठीक। ये उनका फायर कंट्रोल करना, उनको अहकामात देने और उनका एडमिनिस्ट्रेशन और मेमो, हर चीज़ वो मेरे ज़िम्मे थी। 6 गन्स। तो हमने जब, जिसमें दिलचस्प वाक़या और सबक आमोज़ वाक़या भी ये है कि गन से फायर खोला नहीं जाता आम हालात में, क्योंकि जंग से फायर खोलना का मतलब यह है कि अब आप बाकायदा जंग शुरू हो गई, देयर इज नो वे बैक। तो हमने जब फायर करने के लिए ऑब्जर्वर आगे हमारा था, जिसको उर्फ़ आम में ओपी कहते हैं, मेजर कैप्टन एजाज साहब थे। उन्होंने फायर मांगा और वो जगहों पे मांगा जो हमने रिकॉर्ड की हुई थी और जहाँ आसानी से हम फायर गिरा सकते थे। हमने यूनिट से पूछा, यूनिट ने डिवीजन आर्टिलरी से पूछा, डिवीजन से पूछा, GHQ से होने का नो। अच्छा, नो, हम एक नया फ्रंट खोलने का मुतहम्मल नहीं हो सकते। ओके, सब्र से काम लो, कुछ नहीं होता। और ऑब्जर्वर आगे से कह रहा था कि अब तो हिंदुओं और सिखों की गालियों की आवाज़ें भी आ रही हैं। अच्छा, और वो बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो इन्फेंट्री ने तो फायर खोल दिया है, अब तोपखाने की फायर हमें दो, फायर इमदाद। जहाँ दिलचस्प वाक़या है, सबक आमोज़ भी है, जैसे मैंने कहा कि मेरे अलावा 2 गन पोजीशन अफसर और थे, लेफ्टिनेंट महमूद अहमद जावेद भट्ट और लेफ्टिनेंट मोहम्मद सलीम।
महमूद अहमद जवेद ज़रा हमसे ज़्यादा जो को पंजाबी में बोलते अथरे थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो हमें सही हाँ। अब वो एजाज फायर मांग रहा है, तो फायर क्यों नहीं हम देते? कि जी हुक्म नहीं है ऊपर से, नेशनल लेवल पे फैसला नहीं हुआ फायर खोलने का, और यार वो मारा जाएगा। मैंने कहा जी फिर क्या करें? कहता मैं तो फायर कर लगा। अच्छा। सर आप इतना बड़ा इनिशिएटिव लेंगे? कहने के बढ़ गया इनिशिएटिव, मैं फायर करने लगा। तो उन्होंने फायर कर दिया, मैंने कहा फिर मैं भी करने लगा। तो हम में जो लेफ्टिनेंट सलीम थे वो ज़रा ज़्यादा डिसिप्लिन और थोड़े ज़रा झिझक वाले बंदे थे। उन्होंने कहा हमें से ये फायर किधर से आ रहा है? मैं कि महमूद और मैं कर रहे हैं। कहते हैं फिर मैं भी कर लगा। हमें फायर करते हुए को आधा घंटा हो गया, तो फिर ऊपर से इजाज़त आई कि आप फायर शुरू कर सकते हैं। उस दौरान में हमारे सेकंड इन कमांड जनरल, उस वक्त वो मेजर थे जमाल सैद मियाँ, बाद में जनरल बने। तो उन्होंने पूछा ये कौन फायर कर रहे हैं? हमने कहा सर जी दुश्मन का फायर आ रहा है। गोले आ रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, क्या पता चलता है हमारा फायर है कौन का फायर है? ठीक है। ये वाकया था। लेकिन कहने की बात यह है कि हमने वहाँ दुश्मन को रोका और उससे आगे नहीं बढ़ने दिया। उस रात जहाँ आ गया था उधर ही रोक दिया। अगले दिन सुबह हमारे ऊपर दुश्मन ने ज़बरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी, जिसको बोलते काउंटर बम्बार्डमेंट, जवाबी गोलाबारी। क्योंकि उन्होंने, उनके रेडार ने हमारी गन पोजीशन को लोकेट कर दिया कि यहाँ से फायर आ रहा है। यहाँ एक अच्छा वाकया है और हमेशा के लिए एक इवेंट मैं तो समझता हूँ। फायर आना शुरू हुआ, इतना क्लोज फायर था कि हमारे गन पोजीशन के ऊपर भी बड़ा तोप के गोलों का अंबार लगा हुआ था ताकि कमी पेश ना आए। और उसके बीच में जब गोले आगे गिरने लगे तो मैंने आंखें बंद करके कलमा तवीबा पढ़ दिया। मैंने कहा दिस इज द एंड, क्योंकि ये तो हमारे अपने ही गोले फट जाएंगे। जी हाँ। तो मैंने सब जवानों को हुक्म दिया कि आप गन पोजीशन के मोर्चों में चले जाएं, फायरिंग छोड़ दो, मोर्चों में चले जाओ। तो मोर्चों में चले जाए। गिलगित का एक हवालदार था शाह बहराम, गोरा चिट्टा, खूबसूरत जवान, कपड़े शपड़े पहनने का बड़ा शौकीन, और वो अल्लाह ने पर्सनैलिटी इतनी अच्छी दी हुई थी कि हम कहीं मैच वगैरह खेलने जाते थे, हॉकी का, फुटबॉल का, तो लोग हमें लेफ्टिनेंट समझते थे तो उसको मेजर समझते। तो शाह बहराम जो है वो बजाय मोर्चे में जाने के ना वो गन के साथ लिपटा खड़ा था। मैंने गुस्से से उसको बोला शाह बहराम इधर आओ। वो आ गया। जी साहब तुमने हुक्म सुना मोर्चे में जाने का? जी साहब सुना है। तो तुम क्या करके वो गन के साथ लिपटे खड़े हो? तो उसने जो जुमला कहा, दुनिया भर की दौलत अगर इकट्ठी कर लें तो वो जुमला उससे ज़्यादा कीमती है। और ऐसा क्या कहा? जब भी मैं वो वाकया बयान करता हूँ आज भी मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसने कहा साहब हमारे पास फालतू टायर नहीं है ना, तो मैं गन के टायर के साथ लिपट जाता हूँ कि अगर कोई गोले का टुकड़ा लगना तो मुझको लगे, मेरी गन को नुकसान ना पहुँचे। अब देखिए ये जज्बा, जिस जज्बे के साथ अगर जवान लड़ रहा है तो उसको आप कैसे शिकस्त देंगे? नहीं दे सकते। तो मैंने कहा तुम्हें गोला लग जाएगा? कहते हैं साहब मैं मरूंगा तो और आ जाएगा मेरी जगह, टायर हमारे पास। यही तो जज्बा शहादत है। टायर नहीं है ना मेरे पास। ये उसका वाकया मैं हमेशा सुनाता हूँ, और जिसको भी सुनाया उसने कहा जी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन। मेरे भी खड़े हो गए इस वक्त। ठीक है। 3 चीज़ें बस, हाँ मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ आपके सवालों से पहले। 3 चीज़ें, मुझे 2 बार गन्स लेकर शहर के अंदर से गुजरना पड़ा, शॉर्टकट थी, मैंने सेक्टर तब्दील करना था। बूढ़े बच्चे औरतें जवान जीप के साथ साथ भाग रहे हैं, हाथ मिलाने के लिए बेकरार। अब जाहिर है मैं हर बंदे से कैसे, और गन्स को लेके जा रहा था, मेरी जीप आगे जा रही थी, तो वो चलती जीप को हाथ लगा के चूम लेते थे। अब ये अकीदत का उस वक्त ये अकीदत का हाल है, तो इसका आप क्या जवाब देंगे? कौम जो है वो अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार थी। जवानों का मैंने आपको मिसाल दे दी। ये आम पब्लिक, हमारे जो पीछे ट्रेन के ऊपर सामान गोला बारूद आता था पिंडी से, वो शहर से थोड़ा बाहर एक जगह थी, अब तो वो शहर के अंदर ही आ गई है। वहाँ पे ट्रेन रुक जाती थी, वहाँ से भी गोला बारूद जो है फौजी गाड़ियों में लोड करके आगे भेजा जाता था मुआवजा।
और उसके लिए अलाउड होता है कि आप लेबर हायर कर लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक पाई हमने खर्च नहीं की। सारे ही शहरी जवान, लोकल दुकानदार, तालब इल्म, जोक दर जोक खुद ही आते रहे। वो खुद ही आके गोले उधर से उतारते थे और हमारी गाड़ियों में लोड करते थे, और जो उधर से फायर होके गोले खाली आते थे एम्प्टीज, उनको लोड करते थे गाड़ियों में। दिन रात लगातार ये सिलसिला जारी था, दो तरफा। आखिरी चीज़, ब्लड के लिए जितना ज़रूरत थी अस्पतालों में उतनी किट नहीं थी ब्लड को महफूज करने की खातिर, कैपेसिटी नहीं थी। ये मैंने वाकया सुना है क्योंकि मैं तो उधर नहीं था, ये मुझे डॉक्टरों ने बताया कि वो लाइन लगी हुई थी, औरतें भी थी बीच में। एक लड़की उन्होंने देखा, दूर से देखा पीला रंग पड़ा, बीबी तुम जाओ, तुम्हारा अपना खून कमज़ोर है, खून की कमी है, तुम जाओ। उसने डॉक्टर साहब मेरा खून ले लिया, उन्होंने नहीं ले सकते भी, तू खुद बीमार है। वो चली गई। 2-4 दिन हुए, फिर लाइन लगी हुई थी औरतों की। एक लड़की फिर बीच में खड़ी है, ये लड़की देखी लगती है लेकिन आज इसका रंग रूप ठीक है, मेकअप करके आ गई अपना खून लेने के बाद। ये मैंने आपको छोटे छोटे 3 वाक़ये सुनाए हैं जिनसे आपको अंदाजा ये जज्बा बयान करता है ना सिर्फ अफवाज का बल्कि कौम का। गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज़ यहीं से करेंगे, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 6 सितंबर के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम हमारा जारी है। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रिगेड साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, 1965 में जो जज्बा था, यही जज्बा हमें 2025 में देखने को मिला। क्योंकि आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी हैं, मैं ज़रा आपसे ही जानना चाहूँगा कि ओवरऑल सिचुएशन, ओवरऑल सिनेरियो अमूमी तौर पे दुश्मन ये देखता है कि आपका दूसरा दुश्मन या वो कब कमज़ोर है, कमज़ोरी के वक्त हिट किया जाता है, ताकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज़ों के दौर से शुरू हुई वो आज तक अमल दरामद है। लोगों को शायद ये लगा था कि 2025 में हम कमज़ोर हैं, डिवाइड एंड रूल चल जाएगा, तो 2025 में तो ऐसा नहीं हुआ। बात से वो इकबाल का मुझे शेर याद आ गया कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सपाही। अब आप देखें कि 65 की जंग के अंदर जहां फौजियों ने इस धरती की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किया, वहाँ पे ख़वातीन के वाक़यात आपको सुना रहे हैं, डॉक्टर्स के, असातिज़ा के, हमारे गुलकार, हमारे आर्टिस्ट, तमाम लोगों ने अपनी अफवाज के शाना बिशाना होकर अपने दुश्मन के दांत खट्टे किए। आपका जो सवाल कि अब करंटली जो 2025 के अंदर इंडिया ने यह सोचा कि पाकिस्तान इस वक्त कमज़ोर हो चुका है, और कुछ इसी तरह का ख्याल इंडिया को तब 65 में भी था कि पाकिस्तान जो है, अगर जो कुछ अर्सा पहले रन ऑफ कच्छ के मुकाम के ऊपर पाकिस्तान दुश्मन के दांत खट्टे कर चुका था, और पाकिस्तान ने फिर जिस तरीके से दुश्मन को वहाँ पे ना सिर्फ ललकारा बल्कि उसको फिर शिकस्त फाश दी, जो कि सिर्फ हम अपने बुलबुलनी के अंदर बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनली एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने किताबों के अंदर ये लिखा कि 65 की जंग पाकिस्तान ने कैसे कैटेगोरिकली जीत ली थी। अच्छा, अब करंटली 1971 के बाद जब फॉल ऑफ ढाका होता है तो इंडिया ये समझ बैठा था कि शायद अब हमने पाकिस्तान को बहुत पस पुष्ट डाल दिया है, और अब हम डे टू डे उनकी जो पॉलिसी रही इंडिया की वो थी डीहाइफनेट करने की पॉलिसी, कि हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान को डीहाइफनेट कर देना है। ये जो हमेशा से अमेरिका या जो बड़ी ताकतें हैं ये पाकिस्तान और इंडिया को इकट्ठा डिस्कस करती हैं, तो हमने अब इंडिया को पाकिस्तान से ज़रा अपर लेवल पे लेके जाना है, और ऐसा हुआ भी। और आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पूछा जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद उनकी कॉन्टीन्यूसली फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रैटेजी रही कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। जब भी कश्मीर के वाक़े का मसला होता था तो वो इंटरनेशनल फोरम पे ये कहता था कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है, ये हमारा बायलैटरल इशू है। और जब पाकिस्तान ये कहता था कि देखें ये बायलैटरल इशू है तो आओ हम बैठ के डिस्कस करते हैं इसको, तो इंडिया कहता था ये हमारा अटूट अंग है। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखते हो कि 9/11 का वाक़या हो जाता है, और 9/11 के वाक़े के बाद जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म थी उसको इंडिया ने एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया अगेंस्ट द पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट के तौर पर दुनिया में उन्होंने रिप्रेजेंट किया। यूनाइटेड नेशंस में आप उनके वज़ीर आज़म की तकारीर को सुन लें, उनके आप फॉरेन मिनिस्टर्स की तकारीर को सुन लें, तो वो पाकिस्तान को डीहाइफनेट करते हुए नजर आते हैं, और कभी भी अमेरिका जो है वो मेडिएट करता आपको नजर नहीं आता। उरी का अटैक हुआ, पार्लियामेंट का अटैक हुआ, बालाकोट का वाक़या हुआ, पठानकोट का वाक़या हुआ, तो पहलगाम तक आते आते इतने सारे वाक़यात में आप देखते हो कि अमेरिका और बड़ी ताकतें जो हैं वो बीच में नहीं पड़ती हैं।
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ पहलगाम के एक वाक़े के बाद इंडिया ने यह समझा कि पाकिस्तान इस वक्त हम इसको आइसोलेट कर चुके हैं, अब हम पाकिस्तान को जो है वो अपने पुरानी तमाम जो हमारी दुश्मनियां हैं, जैसे डॉक्टर साहब ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, वो कभी भी आपका खैर खा हो नहीं सकता। इंडिया ये हमेशा आपके साथ जंग करेगा। तो रिजल्टेंटली उन्होंने अटैक किया और अटैक करने के बाद भी आप देखते हो कि अमेरिका अभी तक बीच में नहीं पड़ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि ये दोनों आपस में इसको डील कर लेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो ही ऑलवेज रिस्पेक्ट द पावर, कि वो हमेशा जो ताकत होती है उसको रिस्पेक्ट देता है। जब तक पाकिस्तान ने जो बिफिटिंग रिस्पॉन्स नहीं दिया था इंडिया को, तब तक अमेरिका आपको खामोश नज़र आता है। जैसे ही पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया और उनके जो 5 तैयारे थे वो यकदम हमारी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिरा दिए, और जहाँ पे हमारी आर्मी ने, हमारी नेवी ने और हमारी जो एयरफोर्स स्पेशली जो उन्होंने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं इस जंग के अंदर। मुझे तो वो हमारे एयर वाइस मार्शल ने आगे कहा अब पाकिस्तान इंडिया 6-0। यस 6 वो नहीं बोलता। और अभी वो मैं तकरीर सुन रहा था, वो कहता है कि अगर अब भी इन्होंने छेड़खानी की तो ये 6-0 नहीं होगा, ये 60-0 होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब नईम साहब से भी आगे सवाल करेंगे कि 1965 की तो हमने सर से पूछ लिया, क्योंकि 1965 में हम तो मौजूद नहीं थे, हमने किससे कहानियां सुनी, लेकिन वो जो जज्बे की जिस तरह इन्होंने बात की कि लोग गाड़ियों को चूम रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, लोग खून के एहतियात देने के लिए बाहर निकल रहे हैं। इस मर्तबा क्योंकि मैंने आपको जिस तरह का कि लोग ये दुश्मन ये सोचता था शायद हमारे हालात नहीं सब बहुत अच्छे नहीं है, सियासी मामलात में हम चाहे बहुत दूरियां होगी हों, लेकिन अब यकीन जानिए जब अब मई में ये आगाज़ हुआ तो मैं लाहौर की सड़कों पर गया, शाहराहों पर गया, लोग इतने काम थे कि उन्हें यकीन था कि हमारी अफवाज, हमारी हुकूमत मौजूद है, कोई खौफ नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए जो इंडिया जैसे दुश्मन होते हैं ना, ये हमारे जैसे मुल्कों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होते हैं। अच्छा। इंडिया इज द फैक्टर टू क्रिएट द यूनिटी इन पाकिस्तान। इंडिया के साथ मैच हो या इंडिया के साथ जंग हो, इंडिया वो मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान को काउंटरली ये भी उन्होंने भी यही करने की कोशिश की। जो उनकी गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली गेन लेने की कोशिश की, हमेशा यही किया जाता है। यस, कि यहाँ पे उन्होंने देखा कि अच्छा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार ये मुल्क है, लिहाजा हम इनके साथ अब छेड़खानी करके बड़े तरीके से हम इनको अब शिकस्त देंगे और पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी आइसोलेट कर देंगे। लेकिन देखें अब जो जंगें हैं ना, ट्रेडिशनल 65 की जंग एक पहली जंग थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक फुल फ्लैज ट्रेडिशनल वे में लड़ी गई, और चविंडा के मुकाम पे जिसको भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, सियालकोट सेक्टर के अंदर आप देखते हो, और यहाँ पे अजीज़ भट्टी शहीद जो लाहौर के अंदर जिस तरीके से 17 दिन तक उन्होंने मुसलसल उनके खिलाफ जो है वो जंग लड़ी। अब ना जंग की डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं। अब जो जंग हैं ये कभी भी दुश्मन मुल्क अपनी फ़ौज को आपके बॉर्डर पे लेके नहीं आएगा। अब वो ये जो जंगें हैं ये साइबर वॉर्स के तौर पे लड़ी जा रही हैं, अब जंगें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तौर पर लड़ी जा रही हैं। अब जो जंगें हैं वो इस वक्त करंटली वो टेक्नोलॉजिकल वॉर के साथ लड़ी जा रही हैं। आप देखते हैं कि वहाँ से वो प्रिसाइज अटैक्स करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और यहाँ से पाकिस्तान जो है वो इंतहाई प्रिसाइज तरीके से उनके जहाज़ों को गिरा देता है। कोई भी जो दुश्मन मुल्क के फौजी हैं तो हो ही नहीं रही है, तो वो अपने अपने घरों में बैठ के आप एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। नईम साहब को शामिल करें। नईम साहब, इंटरनेशनल अखबारों में लिखा गया कि द एयर कॉम्बैट विल बी स्टडीड इन एकेडमीज आगे मिलिट्रीज के लिए, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कमाल कर दिया। तो आप और यहाँ हम मौजूद भी थे। सवाल है कि तब भी ये हो रहा था जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हाई कमान का इंतज़ार किया जा रहा था। जब अभी हुआ तो लोग सवाल कर रहे थे हम रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहे। आपको याद होगा एक सवाल तशवीश उठना शुरू हो गई थी कि भारत ने हमला कर दिया, जवाब नहीं दिया जा रहा। लोग पीसफुली कामफुली मौजूद थे, लेकिन एक सवाल उठा रहे थे कि जवाब क्यों नहीं दिया। फिर जवाब दिया गया। एक 6 सितंबर की दास्तान, 1 मई 2025 की दास्तान, कैसे देखते हैं आप इसको? थैंक यू सुल्तान शाह, और ब्रिगेडियर साहब का शुक्रिया, डॉक्टर साहब से भी सीखा। आप तीनों दोस्तों की गुफ्तगू से जो पहले 3 फैक्टर्स मैंने कंक्लूड किए हैं, और यकीनन मुबसरीन भी इनके करीब करीब होंगे। एक तो आप 1965 की वार देख लें, या आप ये जो मई में होने वाली 7 से 10 मई 2025 की वार देख लें। मुझे दोनों वार्स में इंटेग्रिटी नज़र आई है, कौम एक सफ़ा पे नज़र आई है। लेकिन मैं 65 की बात करता हूँ। पहले 65 में इंटरनेशनल मुबसरीन की आपको पहले बात करता हूँ, चूँकि आपने आलमी अखबारात की बात की। जो द गार्डियन था उसने
कहा कि उसका जुमला, उसका तर्जुमा ये बनता है 1965, जिसे हम दफ़ा कहते हैं या यौम दफ़ा कहते हैं, कि पाकिस्तान ने भारत को खड़का दिया। रेटल्स का लफ्ज़ ब्रिगेडियर साहब इस्तेमाल हुआ। उस पे जो द ऑस्ट्रेलियन था उसने सीधा सीधा पाकिस्तान को फातिह करार दिया। अच्छा, आप उस वक्त का न्यूयॉर्क टाइम देख लें, हमेशा से न्यूयॉर्क टाइम अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट का अखबार रहा है, क्योंकि आपको पता है वो किसका है। वो किसका है। कौन सी तो लॉबी उन्होंने चलाती भी है हमें फतह के करीब करीब रखा, यानी तकरीबन फातिह करार दिया। ये था इंटरनेशनल मीडिया। और जो इंटरनेशनल मीडिया था वो उस वक्त ये भी कहता रहा कि नंबर 1 जो डिग्निटी के साथ कुर्बानी ऐसी हमने तारीख में नहीं देखी। एक तो तारीख ये भी कहती है कि दूसरी जंगे अजीम के बाद जो टैंकों की वार थी, ये तारीखी वार थी और सबसे बड़ी वार थी अब तक के लिए। 600 टैंकों के साथ उन्होंने हमला किया और ब्रिगेडियर साहब जैसे हीरोज ने इसका दफा किया। तारीख दाना ने तो लिखा कि ये कैसा जज्बा है कि लोग खुद टैंकों के नीचे लेट जाते हैं बॉम्ब बांध के। ये कैसा जज्बा है, इस पे किताबें लिखी गई हैं। और सुल्तान शाह दूसरा फैक्टर उन्होंने कहा, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने आंखों देखा हाल, ऐसे लगा जिस तरह मेले का आंखों, फतह के मेले का आंखों देखा हाल ब्रिगेडियर साहब ने सुनाया कि हमारे फौजी जवान अब भी कहते हैं और उस वक्त भी कहा करते थे कि माएँ, बहनें, बेटियां, नौजवान पूछते, बताइए हम क्या खिदमत कर सकते हैं, जंग में सिविलियन आपके साथ क्या कर सकते हैं। एक सफ़ा पे इस तरह की एग्जाम्पल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तीसरा फैक्टर जो इंटरनेशनल मुबसरीन ने निकाला, उन्होंने कहा जो क्वालिटी ऑफ वार थी फ्रॉम द पाकिस्तान साइड, जो इनके पास इक्विपमेंट्स थे और जो इन्होंने उस दौर के लिहाज से आज होता तो कहते यार बड़ा कंप्यूटराइज्ड इस्तेमाल किया। हमारे अफवाज पाकिस्तान तो 1965 में डिजिटल लगते हैं। जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि हम इस तरह दिफा कर रहे हैं, कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा, तो वो डिजिटलाइजेशन देखें 1965 में भी है, जो आज के पाकिस्तान को, पाकिस्तान के 60% नौजवान की बैटरी रिचार्ज करते हैं। अब आते हैं आपकी ये जो जिस पे हम मार्का हक मना रहे हैं। अब देखिए ना, आज आपने इंट्रो में कहा आज 12 रबीउल अव्वल भी है, मोहसिन इंसानियत का डे, और फिर आज हमारा ये 60वां यौम दफा के हवाले से भी है, तो ये मार्का हक भी हमने मनाया। तो ये साल हमारे लिए बड़ा लकी है। देखिए, हार्ड वर्क, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बगैर कुछ नहीं होता। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। और इसके अलावा आप ये देखें कि हुंदा नहीं, करना पैना, और अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा करके दिखाया। एक अर्ज मैं और करना चाहूँगा बड़ी इसमें, देखिए ये जो आपकी वार, ये जो कल जिसकी अभी तक हमें नशा है, ये जो फतह है, ये भी कहते हैं हो आप और हम यहाँ पे 24-24 घंटे स्टूडियोज में भी मौजूद बैठे रहे, वो सिचुएशन हमारे बस में नहीं था। हमारा दिल करता था कि हम मिसाइल बन जाए। तो ब्रिगेडियर साहब जैसे लोग तो तरबियत याफ्ता थे ना, इनका जज्बा कहाँ होगा। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहूँगा, जब कौम और फौज किसी भी मुल्क की, कोई भी कंट्री हो, वो मुस्लिम है वो गैर मुस्लिम है, जब ऐसे मिलते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेशन होती है, इस तरह मोहब्बत होती है, तब जंगें जीती जाती हैं। वैसे जंगें नहीं जीती जाती। और ये जो आपकी वार थी 2025 वाली, एक जुमला कह लूं, ये भी आलमी रिकॉर्ड है। कहते हैं ब्रिगेडियर साहब, आप मेरी अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मेरी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कहा जाता है कि फजाइया की दुनिया की ये भी सबसे बड़ी वार। तो आपने 3 दिन में नीस्तो नबूद करके रख दिया। वही जो हम यहाँ बैठे थे, यार हम क्या वेट कर रहे हैं, जब ब्रिगेडियर साहब वहां वेट कर रहे थे कि यार हमें गोला चलाने, हम यहाँ ये वेट कर रहे थे कि क्या करेंगे और कब करेंगे। मैं अर्ज करता हूँ, इन्हीं चीज़ों की लीड लेते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सन 65 की जंग में भी जब हमारे ऊपर से जहाज़ गुजरते थे और हम देख रहे थे कि हमारे जहाज़ पूरी तरह मुसल्लत हैं, उनकी मौजूदगी में कोई दूसरा भारतीय जहाज़ आ नहीं सकता, और इनके वो आदमकोट और हलवाड़ा और किस किस जगह के ऊपर इन्होंने सारे अड्डे तबाह कर दिए। और हलवाड़ा एक मुहावरा बन गया कि फलाने फलां का हलवाड़ा कर दिया। और इस्तेमाल होता है। हम ऊपर देखते थे जहाज़ों की तरफ, हमारे जवान कहते थे ओ यार साढ़े वर्ष भी कोई काम छाड़ दो, तो सब तुम अकेले ही करते जा रहे हो, कुछ हमारे लिए भी छोड़ो। ये उस वक्त जज्बा था। अभी आज जो एक अहम चीज़ में
सामने आपके अर्ज करना चाहता हूँ। री एम्फसाइज करने वाली बात है, लोगों को इल्म है, एक आम तअस्सुर है कि ये सारी साइबर वारफेयर और जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वगैरह जो है, ये चाइनीज़ ने हमको कोई एक्सपर्टीज़ दी थी। ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने हम इक्विपमेंट दिया था, बैकअप सपोर्ट दी थी, पुष्टपनाही की थी। ये 100% अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना काम था, हमने खुद किया। और इसकी फुल क्रेडिट आप एयरफोर्स के दें पर प्रेजेंट चीफ को, सिद्धू साहब को, जिन्हें मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ, कि ये उनके ज़हन का ब्रेन वेव था जो भी, और उसने उसको इम्प्लीमेंट किया और ख़ुद वो उधर सोते रहे, उधर ही एयरबेस के ऊपर, और वहीं पे वो गद्दे के ऊपर लेटते रहे और उधर से ही उन्होंने सारे दिन गुजारे और वहीं से सारा उन्हें कंट्रोल किया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वापस आते तो गुफ्तगू जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात करें 6 सितंबर के हवाले से 1965 की सिचुएशन क्या थी, 2025 में जो मार्का हक़ मना रहे हैं उसकी सिचुएशन क्या थी। ब्रिगेडियर साहब, अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? एक तो इस में जंग में और उस जंग में फ़र्क क्या था, लोगों को मैसेज क्या देंगे इस मौके पे? फ़र्क यूँ है, बुनियादी तौर पर अगर मैं अदीबाना ज़बान इस्तेमाल करूँ, कि सन 65 की जंग में हम दुश्मन के कानों में जो सीसा उड़ेलते थे, वो तोपों की घनगर्ज और टैंकों के आहनी झंकार से पैदा होती है। मौजूदा जंग में हमने ना टैंक इस्तेमाल किए, ना तोपें और सेंस में इस्तेमाल हुई। ये हमने फ़ज़ा में महव परवाज़ आहनी जो तयूर थे, यानी ड्रोन्स, जी हाँ, और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की शुआएँ थीं, जी हाँ, इनसे हमने दुश्मन के कानों में सीसा उड़ेला। ये मैंने मजमूई अंदाज में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि साइबर वॉर और जो हमने उनकी बिजली बंद की, सिस्टम हैक कर लिया, दैट वाज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे नहीं पता, लेकिन आदाद शुमार कहते हैं कि भारत में 12,000 ट्रेनें जो मुस्तकिल सिमत में रवाना थीं, वो सारी की सारी रुक गई, आगे नहीं चली। और आधे भारत में लोगों को क्या मैसेज देंगे? बिजली बंद हो गई। आवाम को क्या मैसेज देंगे? हमने अपनी यकजहती को बरकरार रखना है। यस, अपने अक़वाम के ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए कि उन्होंने पैसा ज़ाया नहीं किया और वक्त ज़ाया नहीं किया, बल्कि अपने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की है और दुश्मन के साथ आनी हाथ से हम निपटे। ठीक है डॉक्टर साहब। जी, मैं डिफेंस डे के मौका पर जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि क्योंकि अब जो जंगें हैं, इंडिया जो है वो एक वाटर को वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और हमारी फ़ौज ने कभी मैदान जंग के अंदर तो इंडिया को हमेशा जो है वो शिकस्त फाश दी है। लेकिन ये जो करंट सिनारियो है कि जो फ्लड की सूरत में इंडिया वाटर को वेपन इस्तेमाल करते हुए हमारी फसलों को, हमारे किसानों को, हमारी ज़मीनों का वो रोंद रहा है, इस हवाले से हमारी रियासत को, हमारी अफवाज को और हुकूमत को एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि किस तरह से इस वेपनाइजेशन ऑफ क्लाइमेट, अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों का कॉमन एनिमी जो है वो क्लाइमेट है। अब हम दोनों को मिलकर एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए इस एनिमी के खिलाफ लड़ना है, ताकि दोनों जो ममालिक हैं वो अपने ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ अब आपने आना है, स्टेट सिक्योरिटी आप नहीं साहब। देखें, सुल्तान शाह खारजी मुहाज पे भी भारत को शिकस्त होने लगी है। आपने देखा कि सदर ट्रंप ने जो कहा सो कहा, लेकिन चंद दिन पहले हिलरी क्लिंटन कहती है कि भारत जो है वो अलूजन्स में रहता है, और उसने उसे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी करार दिया। और फिर यहाँ तक कहा, मैं जो उसने अलूजन्स कहा ना, तो मैं कहता हूँ उनका फिल्मी स्टाइल है। उन्होंने इस फिल्मी स्टाइल से देखें जंगों में भी मार खाई, उनके मीडिया का स्टाइल देखें, ये भी फिल्मी है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमने जो उन्हें जंगी कन्वेंशनल वार और डिजिटल वार में शिकस्त दी, हम मुईशत में भी शिकस्त देंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे। वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। 6 सितंबर 1965 की बात हो या 2025 का मार्का हक बनियानुन मरसूस, दुश्मन ने जब भी जारियत का इर्तिकाब किया हर बार मुंह की खाई। लाहौर समेत मुल्क भर में आज यौम दिफा व शोहदा भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इसी हवाले से देखते हैं अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। 6 सितंबर का दिन शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश करने का दिन। यौम दिफाए पाकिस्तान से लेकर मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस तक नाकाबिले तस्खीर जज्बों के दिन। पाक फौज के शेरदिल जवानों ने दुश्मन को हर महाज पर वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। सितंबर 1965 के मार्के में भारत के बुज़दिलाना हमले के जवाब में 17 इम्तियाज एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती अपनी यादों को ताज़ा करते हुए
कहते हैं। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था मुल्क के दिफा या सॉवरेनिटी के लिए, और ज़ाहिर है रात के वक्त हमला हुआ और एक जगह से नहीं हुआ था। सियालकोट सेक्टर पे चविंडा पे 600 टैंकों ने हमला किया, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा हमला था। और उसके बाद लाहौर पर उनके जो कब्ज़े का प्लान था, जो फेमस हमने सुना था कि जिमखाना में उन्होंने नाश्ता या चाय करनी है जाकर, वो देखा, हमने देखा, और वो सब दांत खट्टे किए। साल 2025 में दुश्मन ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबाबंदी की। 10 मई 2025 को पाक फौज ने अपने अजली दुश्मन को दंदान शिकन शिकस्त से दो चार किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मार्के में पाक फौज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। सतारा बसालत खालिद चिश्ती कहते हैं, हमारी अफवाज ने साबित कर दिया कि वो अपने से 10 गुना बड़ी अफवाज को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। इस मुल्क के लोगों ने इत्तेमाद पर पूरे उतरे, अपना पाक मसल्ह फ़ौज को पूरी तरह सपोर्ट किया, और ज़ाहिर है फ़ौज ने और ख़ास तौर पर फ़िज़ाइया ने, आपने देखा होगा कि लोगों के इत्तेमाद पर भरपूर तरीके से ना सिर्फ पूरी उतरी उस वक्त, बल्कि आज भी मई 2025 में भी आपने देखा है कि हर वक्त लोगों की एक्सपेक्टेशन से अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया ने ख़ास तौर पर ऊपर ही परफॉर्म किया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोदी कहते हैं कि 1965 की जंग में पूरे पाकिस्तान ने जंग लड़ी, और 60 साल बाद मार्का हक बनियानुम मरसूस में भी पाकिस्तानी अवाम ने वही तारीख दोहराकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 1965 की जंग और बुनियानुल मरसूस और अभी जो मार्का हक बल्कि एक लिहाज से जारी है, इसमें क्या फ़र्क है? हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क होकर और पाकिस्तान हमेशा से अफवाज के लिहाज से भी, तादाद के लिहाज से उनसे कम रहा है, तो फिर ये कौन सी चीज़ें हैं जो बैलेंस आउट नहीं हो पाती हैं और हिंदुस्तान हमेशा हमसे मार खा लेता है? जज्बा जहाद, जंग का जज्बा, अपने मुल्क के दिफा का जज्बा, इसमें कोई मुकाबला नहीं है। 6 सितंबर 1965 को भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को पाकिस्तान की जरी अफवाज ने नाकाम बनाया, तो 2025 में भी उसकी मंसूबाबंदी का तारीखी जवाब दिया। दुश्मन हर लिहाज से बड़ा सही, लेकिन पसपाई हमेशा उसका मुकद्दर बनी। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परिस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक पोस दीवार हो तुम। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। तलबा और तालिबात ने वतन अजीज़ के शहदा को खराज अकीदत और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया। पाक फ़ज़ाइया, बहरिया और बरी फ़ौज की अजीम कुर्बानियों को ड्रामे के ज़रिए उजागर किया गया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर में यौम दिफा की मुनासबत से सजी तकरीब। तलबा और तालबात ने वतन अजीज़ के शहदा को खराज अकीदत और मिली नगमों में 1965 की जंग के हीरोज़ को खराज तहसीन पेश किया। तलबा ने पाक फ़ज़ाइया, पाक बहरिया और बरी फ़ौज की अजीम कुर्बानियों को ड्रामे के ज़रिए उजागर किया। देखे ना अम्मी, एक लंबी तारीख है ऐसी बहादुर माओं की जिन्होंने अपने लाल इस वतन पर कुर्बान किए। ये एक एजाज़ है अम्मी, और ये एजाज़ आपको हासिल हुआ है, और वो तरबियत जो आपने मेरी की, मैं सच कहूँ अम्मा, मैं एक लम्हे को नहीं डरा जब शहादत मेरे सामने थी। तकरीब में शहीद कैप्टन सलमान सरवर के वालिद रिटायर्ड SSP मोहम्मद सरवर, नेवी के शहीद यासिर की वालिदा सबा जाफर और शहीद कैप्टन जरार की हमशीरा खोला ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में शरीक बहरिया की वर्दी से मुतासिर तलबा ने नेवी कैप्स जेब तन की, जबकि कई तलबा ने फौजी कैप्स पहनकर मुसल्लह फौज से अपनी वालिहाना अकीदत का इजहार किया। शोहदा की फैमिलीज का कहना था कि हमारे बच्चों ने अपनी जानें वतन अजीज की खातिर कुर्बान कर दी। प्यारे बच्चों, अपने मुल्क से बेलोस मोहब्बत करो, ईमानदारी को शुआर बनाओ और अपने वतन की खिदमत को हमेशा तरजीह दो। जिस मुल्क में हम जिंदा हैं, जहाँ पे पैदा हुए हैं, जहाँ पे हमने रहना है, जहाँ पे हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, ये बड़ी प्यारी जगह है, और इसकी हिफाजत के लिए ये बेटे बेटियां जो हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है। सलमान वाज वन ऑफ देम। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों ने जो खून दिया है, जो उन्होंने कुर्बानी दी है, वो रायगा नहीं जानी चाहिए। आप हमारा मुस्तकबिल हो, आप पाकिस्तान की उम्मीद हो, आप लोगों से हमसे बहुत सारी, क्या कहना चाहिए, उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो आप लोग बच्चों अपनी हर चीज़ में डेडिकेशन, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। आप सबसे यही ख्वाहिश है, हमारी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है कि आप लोग ऑनेस्टी से पढ़ो, लिखो, ऑनेस्टी से काम करो और बड़े बड़े बच्चे बनो, ताकि हम आपसे एवरी वन ऑफ यू,
हम आप पे फ़ख्र कर सकें। सीनियर प्रिंसिपल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सरवत हसन का कहना था कि अजीम शोहदा के वालिदैन की शुक्रगुजार हूँ जिनके बच्चों ने हमारे वतन की हिफाजत के लिए जानें कुर्बान की। ये हमारे लिए असल सरमाया और हकीकी इंस्पिरेशन है। दुआ है हमारे तलबा भी इसी जज्बे को अपने साथ लेकर आगे बढ़ें और मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। मैं यहाँ सिर्फ यही कहूँगी कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ आए, और मैं इन तमाम बच्चों के बिहाफ पे इन सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। एक, आप लोग तशरीफ़ लाए। दूसरा कि ये वो बच्चे हैं, ये वो नस्ल है कि कभी सिस्टम की ख़राबी से, कभी किसी चीज़ से दिल दुखा हो और फिर ये सोचते हैं कि छोड़ो क्या रखा है इस मुल्क में, बस ख़त्म करो ये थोड़ा जो पढ़ना है, निकलें बाहर, यहाँ नहीं रहना। उन सब के लिए ये इंस्पिरेशन है कि ये हैं वो लोग जो आपके इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और आपके लिए मिशल राह बन रहे हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर के तलबा का कहना था कि वतन अजीज के लिए जाने भी कुर्बान करने को तैयार हैं। खूब मेहनत करके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मैं आज यहाँ पर पाकिस्तान नेवी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और आज उनके वालिद ने बहुत अच्छी स्पीच दी थी। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई एम फ्रॉम सेक्शन कैंपस 2 एंड मैं ICS स्टैट्स की स्टूडेंट हूँ और मैं आगे पाक आर्मी ज्वाइन करना चाहूँगी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। मेरा भी ख्वाब है कि मैं शहीदाओं में शामिल हूँ। आज हम लोग पाक आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग तमाम शोहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर हम सब की अपने मुल्क की हिफाजत की। यौम दिफा की इस तकरीब में न सिर्फ कौमी यकजहती की अक्कासी की गई बल्कि इस अज़म का इयादा भी किया गया कि मादरे वतन की हिफाजत और इसकी सरहदों की सलामती के लिए नौजवान हर वक्त तैयार हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने गुफ्तगू सुनी तमाम गेस्ट की। 6 सितंबर 1965 की याद हमेशा ताज़ा रहेगी। मई 2025 की याद को अभी हालिया हमने महसूस भी किया। और जज्बा ईमानी उस वक्त क्या था, जज्बा ईमानी इस वक्त क्या था। एक चीज़ सबसे ज़्यादा अहम इस सब में है, वो है इस कौम का मुत्तहिद होना। आखिर में सिर्फ यही कहेंगे कि मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वान थे, असल दास्तान तुम हो। नफ़रतों के दरवाज़े ख़ुद पर हमेशा बंद रखना, इस वतन के परचम को हमेशा सर बुलंद रखना। आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान चौकी दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।